गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आप सभी का जो एग्जाम जो ELP का स्टार्ट होने जा रहा है 11 नवंबर से, यानी कि डेट जो आपकी आ चुकी है 11 नवंबर, तो उसके अकॉर्डिंग में आप जल्दी आपकी क्लासेस लूंगा। और सबसे अच्छी बात प्लस पॉइंट ये है कि आपकी जो रेलवे के एग्जाम जो कैलेंडर जारी किया है वो कंटिन्यूटी के साथ है, यानी नवंबर और दिसंबर में आपके नंबर ऑफ द टाइप्स के जो एग्जाम्स है, यानी नंबर ऑफ द पोस्ट है, उनके एग्जाम होंगे। तो एक बार आपने तैयारी कर ली तो हमेशा के लिए वो काम आएगी, तो आपको रिवीजन भी बहुत जल्दी हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। रेडियो सक्रियता यानी कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, तो रेडियो सक्रियता, ठीक है, आखिर होती क्या है, यही तो, यानी आखिर रेडियो सक्रियता होती क्या है ना। सबसे पहले यही देखते हैं, यानी कि प्रकृति में कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं, यानी प्रकृति में कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो स्वयं विखंडित हो जाते हैं। यानी क्या हो जाते हैं, स्वयं विखंडित हो जाते हैं, ठीक है, या लगातार कुछ ना कुछ किरणों को उत्सर्जित करते रहते हैं, या लगातार कुछ ना कुछ किरणों का उत्सर्जन करते रहते हैं, ठीक है, यानी इनसे कुछ ना कुछ किरणें निकलती रहती हैं। तो इन्हीं एलिमेंट्स को, इन्हीं तत्व को क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट कहते हैं, रेडियो सक्रिय तत्व। लेकिन इस प्रकार की एक्टिविटी को, पूरी क्रियाशीलता को क्या कहते हैं, रेडियो सक्रियता कहते हैं। यानी प्रकृति में कुछ तत्व इस प्रकार से पाए जाते हैं जो स्वतः यानी अपने आप विखंडित होते रहते हैं। तो इन्हीं एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं, यानी कि रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। और इस प्रकार की एक्टिविटी को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब सर्वप्रथम देखिए, हेनरी बेकरेल महोदय ने ज्ञात किया कि यूरेनियम जो एलिमेंट है उसके अंदर इस प्रकार की क्षमता होती है कि वो स्वयं अपने आप विखंडित होता रहता है। क्या होता रहता है, विखंडित होता रहता है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट की सर्वप्रथम खोज किसने की थी, तो आपको आंसर क्या देना होगा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट की सर्वप्रथम खोज करने वाले कौन थे, हेनरी बेकरेल महोदय थे, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद मैडम क्यूरी, जिनके नाम पर इसकी यूनिट भी पड़ी, यानी कि यूनिट जो है इन्हीं के नाम पे पड़ी, मैडम क्यूरी इन्होंने बताया कि यार यूरेनियम के अतिरिक्त कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिसके अंदर विखंडित होने की क्षमता इससे ज्यादा है, यानी कुछ एलिमेंट ऐसे भी हैं जिनके अंदर विखंडित होने की क्षमता इससे अधिक है, जैसे थोरियम, पिंच, और यूरेनियम का एक कंपोनेंट है पिंच ब्लेड। यानी ये दोनों एलिमेंट ऐसे हैं जिसकी विखंडन क्षमता यानी रेडियो एक्टिविटी इसकी अपेक्षा अधिक है, तो ये भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट हुए। अब एग्जाम में कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि यार रेडियम की जो खोज है, रेडियम की खोज किसने की थी, एक्चुअली मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। मैडम क्यूरी जो मैंने लिखवाया है, इन्होंने ही किसकी खोज की थी, रेडियम की खोज की थी। और एग्जाम में दो तरह के क्वेश्चन पूछा था, रेडियो एक्टिविटी यानी रेडियो सक्रिय पदार्थ की किसने की थी, वो बेकरेल महोदय ने की थी, जबकि रेडियम की खोज किसने की थी, मैडम क्यूरी ने की थी, ठीक है। अब एलिमेंट कौन से हो गए, रेडियम, यूरेनियम, थोरियम, इस प्रकार के पदार्थ हैं कि ये स्वयं विक्षेपित हो
हो जाते हैं, यानी अर्थात स्वयं विखंडित हो जाते हैं। तो यही एलिमेंट क्या कहलाते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं। अब इसमें भी देखिए, यानी कि जो विखंडित होने की प्रक्रिया है दो तरीके से होती है। देखिए, एक नेचुरल यानी प्राकृतिक रूप से, दूसरी कृत्रिम विधि से। यानी कि एक प्राकृतिक यानी नेचुरल जिसको बोलते हैं हम लोग, दूसरा आर्टिफिशियल। दोनों ही मेथड है आपके। अब नेचुरल में क्या होगा? कोई भी एलिमेंट है अपने आप ही विखंडित हो जाएगा। क्या होगा? विखंडित होगा। अब देखिए, यूरेनियम है, आपने देखा, ठीक है। अब यूरेनियम का जो एटॉमिक वेट और एटॉमिक नंबर है आपका, एटॉमिक वेट आपका 238 और एटॉमिक नंबर 92, ठीक है। अपने आप विखंडित हुआ, अपने आप विखंडित हुआ और थोरियम बना। ये 234 और 90, ठीक है, थोरियम बना। अब ये बताऊंगा किस प्रोसेस से होता है ये। इसके बाद विखंडित हुआ पीए, प्रोटेक्टिनम, 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 ठीक है। अब 91 234, ठीक है। अब 91 और 234, यानी कि अभी बताऊंगा अभी आपको किस प्रोसेस। इसके बाद ये तुम्हारा विखंडित हुआ, इसके बाद फिर आपकी यूरेनियम 234 और ये 92, ठीक है। ये आपका नेचुरल रूप से विखंडित हो रहा था, नेचुरल, ठीक है, नेचुरल हो रहा था। अब देखिए एक्चुअली क्या है, अब मैं बताऊं, जब एक अल्फा कण अपने आप उत्सर्जित होता है, अल्फा कण निकलता है, तो एटॉमिक वेट यानी परमाणु भार में 4 की कमी और एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक में 2 की कमी आती है। देखिए, एक अल्फा कण का उत्सर्जन हुआ, नीचे वाले में 2 की कमी, 92 का 90 हो गया और इसमें 4 की कमी हुई, 234 हो गया। समझ में आया? जब इसमें फिर एक बीटा कण का उत्सर्जन हुआ, तो ऊपर वाले यानी परमाणु भार तो एज इट इज रहता है। जब बीटा कण का उत्सर्जन होता है तो एटॉमिक वेट तो आपका एक सा रहता है, सेम रहता है, जबकि एटॉमिक नंबर जो आपका है उसमें क्या होगा, एक की वृद्धि हो जाती है, यानी नीचे वाले में एक वृद्धि और ऊपर वाला एक सेम रहता है, ठीक है। अब इसमें भी देखिए आपका, इसमें ही फिर एक बीटा कण का उत्सर्जन हुआ, एज इट इज रहा और इसमें एक की वृद्धि हो गई। समझ में आया? चलिए, ये तो नेचुरल प्रोसेस था। अब देखिए आर्टिफिशियल, यानी कि आर्टिफिशियल मींस कृत्रिम विधि द्वारा, है ना। अब देखिए, मैंने मैग्नीशियम लिया आपका, एटॉमिक नंबर 12 और 24, ठीक है। इस पर मैं रिएक्शन करवा रहा हूं, ठीक है। कोशिश करता हूं अल्फा कण की बौछार करवा लेता हूं, किसकी? अल्फा कण की, ठीक है, 2He4। तो इसको देखते हैं फिर हम। सिलिकॉन का चौदह है, तो सिलिकॉन बना और इधर आपका फिर 0N1, ठीक है। यानी कि जब इस पर अल्फा कण की बौछार कराई गई, किसकी? अल्फा कण की बौछार कराई गई, तो ये आपका सिलिकॉन बना और ये आपका न्यूट्रॉन। फिर ये स्वयं विक्षेपित हो जाता है, क्या हो जाता है? स्वयं विखंडित हो जाता है और ये क्या बनता है आपका? एल्युमिनियम पर 27 और ये 13, लेकिन नीचे कितने? 14 है आपके, तो माइनस के 1E0। तो बाद में आपका एल्युमिनियम प्राप्त होता है, यानी कि अल्फा कण की जब बौछार कराई जाती है तो फिर क्या प्राप्त हुआ आपका? लास्ट पहले सिलिकॉन और उसके बाद फिर आपको एल्युमिनियम प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? एल्युमिनियम, ठीक है। लेकिन आपको इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं आपको बता रहा हूं बस, ठीक है। अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि इसके बाद रदरफोर्ड मॉडल ने क्या लिखा,
रदरफोर्ड महोदय ने कहा, यानी कि जब इन किरणों को यानी रेडियो एक्टिव की जो रेज निकलती है, जब इसको किसी विद्युत क्षेत्र में यानी कि विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रवाहित किया जाता है, यानी कि ले जाया जाता है, यानी कि प्रवाहित किया जाता है, तो कुछ किरणें हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव ध्रुव की ओर, और कुछ किरणें विद्युत क्षेत्र के नेगेटिव ध्रुव की ओर, और कुछ किरणें सीधी निकल जाती हैं। कैसे निकल जाती है? सीधी निकल जाती हैं। अब जो पॉजिटिव ध्रुव की ओर मुड़े जाती हैं, वो क्या है? उन पे नेगेटिव चार्ज होगा। क्या चार्ज होगा? नेगेटिव होगा। जो नेगेटिव की ओर मुड़ जाएगी वो पॉजिटिव चार्ज, और जो सीधी निकल जाएगी उस पर कोई चार्ज नहीं होगा। यानी कि जो पॉजिटिव की ओर मुड़ेगी वो नेगेटिव चार्ज, क्योंकि आप जानते हो कि क्या जानते हो, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव मिलेगा और नेगेटिव से पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव होगा तो अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, तो जिन पर नेगेटिव चार्ज है, क्या है? नेगेटिव चार्ज है, उनको बीटा रेज बोला गया, बीटा किरणें। और जिन पर पॉजिटिव चार्ज है उनको बोला गया अल्फा रेज। ठीक है, और जिस पर कोई चार्ज नहीं है उनको गामा रेज। ठीक है, क्वेश्चन बना यहां से। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि बीटा रेज पे कौन सा चार्ज होता है, अल्फा रेज पे कौन सा चार्ज होता है, गामा रेज पे कौन सा चार्ज होता है, यहीं से बन गया। ठीक है, इसके अलावा अब आ जाओ कैरेक्टरिस्टिक। जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक है, यानी इसकी विशेषताएं जो है। ठीक है, पहले मैं लूंगा अल्फा कण के बारे में। ठीक है, अल्फा किरणों के बारे में, अल्फा रेज के बारे में। ठीक है, पहला पॉइंट तो यही कि जब पॉइंट लिखते जाएंगे, जब इनको विद्युत क्षेत्र में प्रवाहित किया जाता है तो यह कहां मुड़ेंगी? विद्युत क्षेत्र के नेगेटिव ध्रुव की ओर मुड़ जाती हैं, नेगेटिव ध्रुव की ओर। ठीक है, अतः इससे पता चलता है कि इन पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। कैसा? पॉजिटिव। ठीक है, यह द्विआवेशित पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल्स होते हैं। कैसे? हाइड्रोजन आयन के द्विआवेशित चार्ज पार्टिकल होता है। ठीक है, तीसरा, इनका वेग प्रकाश के वेग का 9/10 सॉरी 1/10 गुना होता है। प्रकाश के वेग का 1/10 गुना होता है। नेक्स्ट, इन किरणों का द्रव्यमान अधिक होता है। अधिक होने के कारण गतिज ऊर्जा भी अधिक होती है। गतिज ऊर्जा अधिक होती है, यानी कि इन किरणों की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है। तो द्रव्यमान अधिक है तो काइनेटिक एनर्जी भी अधिक हो जाए। अब लेकिन जब काइनेटिक एनर्जी अधिक है तो इनकी आयनन क्षमता, यानी किसी भी गैस को आयनित करने की क्षमता अधिक होती है। आयनित करने की क्षमता अधिक होती है। ठीक है, याद रखिए। अब इसका द्रव्यमान अधिक है। क्या है? द्रव्यमान अधिक है, तो इसकी वेदन क्षमता, यानी देखो द्रव्यमान अधिक है और लेकिन इसका वेग कम है। कैसा? वेग कम है, 1/10 है। तो इसकी जो वेदन क्षमता है, यानी कि किसी को भेजने की क्षमता, वेदन क्षमता सबसे कम होती है। सबसे कम, यानी अल्फा बीटा गामा में सबसे कम होती है। नेक्स्ट, यह बैक्टीरिया जीवाणु को नष्ट कर देती है। जीवाणुओं को नष्ट कर देती है।
ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट, अब मैं ले रहा हूं बीटा किरणों के बारे में। बीटा किरणें नोट करते जाइए जो मैं बोल रहा हूं। पहला पॉइंट, बीटा किरणें किधर मुड़ेगी? जहां पॉजिटिव चार्ज होगा, जहां पॉजिटिव चार्ज होगा उस ओर मुड़ेगी। तो अर्थात इन पे पता चलता है कि इस पे, इन कणों पे नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव आवेश से मिलकर बनी हुई है, यानी कि इन कणों, इनकी जो रेज है, जो पार्टिकल्स है उस पर क्या है? नेगेटिव चार्ज है। क्या है? नेगेटिव चार्ज होता है, यानी कि इन पर नेगेटिव चार्ज होता है। दूसरा पॉइंट, इनके कणों के E/m का अनुपात, यानी कि जो बीटा किरणें हैं उनमें जो कण है, पार्टिकल्स है, उनमें जो E/m यानी कि आवेश अपॉन द्रव्यमान, इसका जो अनुपात होगा वो जो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स के समान होगा। जो नंबर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके समान होगा। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है E/m जो है नंबर जो इलेक्ट्रॉन्स किन किरणों में समान होता है, यानी कि आपको आंसर देना होगा बीटा किरणों में समान होता है। तीसरा पॉइंट, अब देखिए इनका वेग, बीटा किरणों का वेग 9 प्रकाश के वेग का 9/10 होता है, यानी प्रकाश के वेग का 9/10 होता है। ठीक है, चलो इन किरणों का, पार्टिकल्स का द्रव्यमान इनकी अपेक्षा, अल्फा किरणों की अपेक्षा कम होता है। अल्फा किरणों की अपेक्षा कम होता है, जिस कारण इनकी आयनन क्षमता, यानी कि जिस जब द्रव्यमान कम है तो इनकी किसी भी गैस को आयनित करने की, आयनित में जानते हो ना, प्रभाव, यानी कि उनको एक तरह से प्रभावित करने की, जो उन पर चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उस पर जो इफेक्ट करती हैं, उसकी जो क्षमता होती है वो कम होती है। क्या होती है? कम होती है, यानी अल्फा किरणों से कम होती है, आयनन क्षमता कम होती है। ठीक है, अब लेकिन वेग अधिक है। क्या वेग अधिक है? वेग अधिक है जिस कारण इनकी भेदने की क्षमता, यानी कि किसी भी पार्टिकल्स को भेदने की क्षमता वो क्या होगी, यानी किसी पदार्थ को भेदने की क्षमता वो अल्फा रेज से 100 गुना अधिक होती है। 100 गुना होती है भेदने की क्षमता। ठीक है, नेक्स्ट, अब आ जाओ। अब बैक्टीरिया को तो ये भी नष्ट कर देती है, यानी जीवाणु को नष्ट कर देती है भी, है ना। अब देखिए गामा रेज, पहला पॉइंट, गामा रेज पार्टिकल्स होते हैं वो सीधे निकल जाते हैं, अर्थात इन पर कोई भी आवेश नहीं होता। क्या नहीं होता? आवेश नहीं होता, आवेश नहीं होता है। ठीक है, दूसरा, इनका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। प्रकाश के वेग के बराबर होता है, वेग के बराबर होता है। इनका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। ठीक है, जब प्रकाश के वेग के बराबर है तो इनकी भेदने की क्षमता, यानी किसी पदार्थ को भेदने की क्षमता सर्वाधिक होती है। क्षमता सर्वाधिक होती है, जबकि इन किरणों की आयनिक पावर जो होती है वो कम होती है, क्योंकि अल्फा की सबसे ज्यादा होती है आयनिक पावर, जबकि इनकी आयनित करने की क्षमता कम होती है, क्योंकि पार्टिकल्स हल्के होते हैं। ठीक है, द्रव्यमान कम होता है जिसका इनकी आयनित करने की। अब क्वेश्चन जो पूछा जाता है, पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है, अल्फा बीटा गामा में से भेदने की क्षमता सर्वाधिक किसकी होती है, यानी भेदने की क्षमता किसकी होगी? गामा की। दूसरा पॉइंट, अल्फा बीटा गामा में से सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होगी? गामा की होगी स्पीड। ठीक है, प्रकाश के वेग के बराबर है। अल्फा बीटा गामा में से सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा किसकी होगी? अल्फा की होगी गतिज ऊर्जा। अल्फा बीटा गामा में से सबसे ज्यादा आयनित करने की क्षमता किसमें होगी? अल्फा में होगी।
ठीक है, ये आपकी करेक्टरिस्टिक थी। नेक्स्ट टॉपिक अर्ध आयु। देखिए, अर्धायु वह समय होता है जिसमें कोई भी रेडियोएक्टिव पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है। क्या रह जाता है? आधा रह जाता है। ठीक है, अब देखिए, इसके लिए सिंपल से एक फॉर्मूला रख लो, T/2। ठीक है, अब 0.6932 अपॉन लैम्डा, जहां पर लैम्डा रेडियो सक्रिय स्थिरांक है। ठीक है, यानी कि रेडियो एक्टिव कांस्टेंट है। ठीक है, T/2 इक्वल टू 0.6932 अपॉन लैम्डा। ठीक है, अब औसत आयु जो होगी T, कैपिटल T बराबर, वो इसके रेसिप्रोकल होती है। तो 1 अपॉन लैम्डा किसके बराबर, यानी कि रेडियो एक्टिव कांस्टेंट उसकी रेसिप्रोकल होती है, यानी कि व्युत्क्रमपाती होती है, व्युत्क्रमपाती। ठीक है, तो वही आपका, तो या इसको हटा दो, सीधे इसमें रेशियो निकाल लो इन दोनों के मध्य में। T अपॉन, यदि रिलेशन निकालना है, T/2 इक्वल टू लैम्डा से लैम्डा कैंसिल कर दो, वन अपॉन लैम्डा अपॉन 0.6932 अपॉन लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल करो, तो T बराबर T अपॉन T/2 बराबर 1 अपॉन 0.6932। T बराबर क्या हो गया, T/2 अपॉन 0.6932। ठीक है, मुझे, ठीक है, इतना हो गया आपका। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट। अब इसके बाद आ जाओ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। देखो, रेडियो एक्टिव, रेडियो सक्रिय आइसोटॉप, समझता नहीं। ठीक है, अब सिंपल सा है, रेडियो एक्टिव जो आपके आइसोटॉप्स है, वो किसी पदार्थ के, किसी पत्थर अथवा चट्टान, जीवाश्म, आदि के समय का निदान कर, समय के बारे में बताते हैं, या आयु के बारे में। आदि की समय ले लो, या आयु, समय या आयु के बारे में बताते हैं। यदि हमें किसी पत्थर के बारे में ज्ञात करना है तो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स का प्रयोग करते हैं, यानी रेडियो एक्टिव समस्थानिक का प्रयोग करते हैं, जिससे उसकी आयु ज्ञात हो जाए। अब देखिए, किसमें करते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है ना। अब यदि किसी चट्टान का ज्ञात करना है, तो याद रखिए यूरेनियम का प्रयोग करेंगे, यूरेनियम आइसोटॉप्स का। ठीक है, याद रखिए। और यदि बहुत ज्यादा पुरानी चट्टान है, बहुत ज्यादा पुरानी चट्टान है, तो आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा, आर्गन, पोटेशियम, आर्गन डेटिंग विधि का प्रयोग करते हैं।
ठीक है। अब यदि जीवाश्म की बात करें, किसकी बात करें, जीवाश्म की, तो कार्बन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जीवाश्म का है ना, जीवाश्म का जो प्रयोग करते हैं जीवाश्म हेतु कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग करते हैं। किसका, कार्बन डेटिंग विधि का। ठीक है, कार्बन डेटिंग का। जबकि इसमें क्या करते हैं, केवल यदि चट्टान लिखा है तो यूरेनियम डेटिंग विधि का। ठीक है, जबकि पुरानी चट्टान है तो पोटेशियम आर्गन डेटिंग विधि का प्रयोग करेंगे हम। ठीक है, इतना याद रखिए। अब देखिए इसके एप्लीकेशन, थोड़ा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, पूछा जाता है ना, एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप्स, एप्लीकेशंस है ना, यानी कि इसके प्रयोग कहां का करते हैं। पहला तो यही है कि विभिन्न पत्थर, जीवाश्म, चट्टान आदि की आयु के निर्धारण में, आयु के निर्धारण में। ठीक है, दूसरा यानी कि ट्यूमर, यानी मनुष्य के शरीर में ट्यूमर हो जाता है। क्या हो जाता है, ट्यूमर हो जाता है, तो कोबाल्ट आइसोटोप्स है, समस्थानिक है, उसका प्रयोग हम करते हैं। किसका करते हैं, कोबाल्ट। ठीक है, कोबाल्ट समस्थानिक का प्रयोग यानी CO कोबाल्ट समस्थानिक का प्रयोग मनुष्य के अंदर जो ट्यूमर हो जाता है उसका पता लगाने में करते हैं। जबकि सोडियम का प्रयोग मनुष्य के शरीर में रुधिर यानी कि ब्लड सर्कुलेशन में करते हैं, सर्कुलेशन। नेक्स्ट देखिए, यानी कि इस विधि का प्रयोग, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का प्रयोग पौधों में उर्वरक को जानने में भी किया जाता है। यानी पौधों में कौन कौन से उर्वरक हैं, फर्टिलाइजर्स है, उसका पता लगाने में भी करते हैं। ठीक है, आयोडीन आइसोटोप्स का प्रयोग यानी आयोडीन समस्थानिक का प्रयोग थायराइड जैसी बीमारी के लिए, जो तो आप पढ़ के आई हो, के लिए करते हैं। जबकि फास्फोरस समस्थानिक का प्रयोग हड्डी से संबंधित रोगों के लिए करते हैं। हड्डी से संबंधित रोग। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंस थे। ठीक है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, कोबाल्ट वाला क्वेश्चन पूछा जाता है ट्यूमर का पता करने में, और जे आयु के निर्धारण में तीनों पूछ लिए जाते हैं कि यानी कि कार्बन डेटिंग है वो किसमें प्रयोग किया जाता है, और यूरेनियम जो है वो किसमें किया जाता है, जबकि पोटेशियम आर्गन वो किन चट्टानों में करते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा देखो एक बात ऐसा था, जब कोई नाविक है उसके द्रव्यमान में क्षति होगी, द्रव्यमान में लॉस होगा, यानी जब विखंडित होगा तो कहीं ना कहीं उससे क्या होगा, ऊर्जा उत्सर्जित होगी। क्या होगी, ऊर्जा उत्सर्जित होगी। इसी ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं, याद रखिए। ठीक है, अब ये भी दो प्रकार की होती है, दो विधि है, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। ठीक है, दो विधि है आपकी। अब नाभिकीय विखंडन, जैसे इसका नाम है कि इसमें एक बड़ा सा परमाणु नाभिक होगा, छोटे छोटे भागों में टूट जाएगा। ठीक है, यानी बड़ा सा परमाणु नाभिक छोटे छोटे भागों में टूट जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। हम इसमें एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मैं डिटेल में आपको चाहता तो बता देता कि उसकी एप्लीकेशन पूरी बना के, लेकिन उसका कोई यूज नहीं आती। यानी परमाणु बम, जो हम परमाणु बम बनाते हैं, ठीक है,
परमाणु को बनाते हैं तो उसमें हम नाभ की विखंडन विधि का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? नाभ की विखंडन विधि का करते हैं। जबकि नाभ की संलयन, अब नाभ की संलयन में क्या होता है? छोटे छोटे परमाणु आपस में मिलकर एक बड़ा परमाणु बना लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन के आइसोटोप से 1H1 1H3 ले लिया मैंने, ठीक है, तो इससे बन गया 2He4, ठीक है, क्या बन गया? 2He4 बन गया। अब देखिए 4 ऊपर हुए, 3 1 4 1 तो एक बड़ा नाभिक बन गया। बताइए, तो नाभिक की संलयन विधि में किसमें प्रयोग करते हैं हम? हाइड्रोजन बम जो बनता है, हाइड्रोजन बम इसके अतिरिक्त सूर्य से हमें जो प्रकाश प्राप्त होता है वो न्यूक्लियर फिजन यानी कि नाभ की संलयन विधि से ही प्राप्त होता है। सूर्य से प्रकाश प्राप्त होना, सनलाइट, है ना। तो ये आपका रेडियो एक्टिव से संबंधित क्वेश्चंस थे। मैंने इसको बताया किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैंने कंसेप्ट भी बताया, लेकिन कंसेप्ट मैंने आपको ब्रीफ में इसलिए बताया कि उससे ज्यादा आपसे पूछा नहीं जाता। मैं चाहूँ एक एक क्वेश्चन खोल के आपको बता देता, लेकिन वो आपके समय की बर्बादी होती है। चलिए, जो स्टूडेंट पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, मेरे पास अब मैं आपके साथ कंटिन्यू जुड़ा रहूंगा। कोई भी आप ये मान लीजिए जनरल साइंस में जल्दी से जल्दी 5 या 6 दिन के अंदर खत्म करा दूंगा मैं। चलिए, उसके बाद मैं कोशिश करूंगा मैथमेटिक्स स्टार्ट करने की। चलिए, जो स्टूडेंट पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।